नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे पूरे इंडिया कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया नेशनल के अंदर, कंट्री के अंदर या फिर राष्ट्रीय के अंदर आपकी नई रिक्रूटमेंट निकाल दी गई है, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से निकाली गई है। यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक ने आपकी नोटिफिकेशन रिलीज करते हुए 43 पोस्टों पर, अलग अलग पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली हैं, जो कि पूरे इंडिया से कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकेंगे। तो उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल हाउसिंग बैंक होता क्या है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इसमें जो अलग अलग पोस्टें हैं वो कौन कौन सी पोस्ट है जिस पे ये जॉब निकाली गई है, और इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और क्या एज लिमिट और क्या क्या चाहिए होगा, जो कि ज़रूरी होगा इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। और हम इस जॉब के पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सैलरी कवर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इस जॉब पर वो कवर होगा, और बाकी एक एक चीज़ हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे इस जॉब से रिलेटेड। और एक तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला बैंक है, जिसके अंदर ये जॉब निकाली गई, यानी कि आपकी ये गवर्नमेंट जॉब रहेगी और काफ़ी अच्छे स्केल वाले, मतलब कि काफ़ी एक रेप्यूटेड पोस्ट है जिसके ऊपर ये जॉब निकाली गई है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसियाँ काफ़ी कम है 43, बट ये पूरे इंडिया लेवल पर है। आप सोचिए, इतने सारे लोगों में से सिर्फ 43 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करके ये जॉब देना काफ़ी बड़े और काफ़ी बड़े पोस्ट है। मतलब कि वो जो एक एक पोस्ट रहेगी उसका काम जो होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर 43 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से पूरे इंडिया कंट्री पे। तो अगर आप इस वीडियो को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर किसी भी ऐसे राज्य से देख रहे हैं इंडिया कंट्री में, तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपनी क्वालिफिकेशंस और जो भी एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसको पूरा करना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट इस वीडियो के अंदर, उसमें पूरा बात करते हैं इस जॉब से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये आपकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आपको अनाउंसमेंट में दिख जाएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो आपको यहाँ पे पब्लिकेशंस में भी मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो के नीचे भी हर एक लिंक इस जॉब का जो है वो दिख रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे और इसको पूरा डिस्कस करते हैं। और समय की सीमा को देखते हुए, मतलब हमें लिमिटेड टाइम में ही हमें सारा कवर करना होगा, वीडियो के अंदर ही एक एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड। तो जल्दी हम इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है या इंडिया कंट्री में, या फिर आप कह लीजिए एक स्टेट, तो वहाँ पर रहेगा ये हेड ऑफिस इसका नेशनल हाउसिंग बैंक का। मतलब मेन ऑफिस वही है, बाकी ऑपरेट पूरे अलग अलग स्टेट में भी ये बैंक कर रहा है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन टैंक्स 7, इसमें आपका जनरल मैनेजर का रहेगा। टैंक्स 6 यानी आपका रहेगा यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर यानी CFO, और उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी कि इसमें आपका SMG 5। उसके बाद बात करें इकोनॉमिस्ट, ये देखिए जनरल मैनेजर जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मतलब कि जो आपका जनरल मैनेजर होगा उसका असिस्टेंट होगा, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर इकोनॉमिस्ट में। फिर उसके बाद MMGS 2, अब इसके बाद है आपका डिप्टी मैनेजर रहेगा इसमें, और उसके बाद JMGS 1 में असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। उसके बाद चीफ इकोनॉमिस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट तो परमानेंट रहेंगे कि जॉब मिली परमानेंट रहेगी, वो आपकी जब तक जॉब चल रही है तब तक चलेगी अपने रिटायरमेंट तक। लेकिन आपका जो चीफ इकोनॉमिस्ट का पोस्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा, मतलब कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर भी रहेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के आगे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, मतलब कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कि आप इतने लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही काम करेंगे अपने पोस्ट पर। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें फॉर्म भरे जाने का लास्ट डेट 18
अक्टूबर रखा गया है और इसको आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि आपको अभी लिंक भी दिख रहा होगा सही, इसी के साथ आपको नोटिफिकेशन के लिंक के साथ ये भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो अप्लाई कर सकता है इन सारे पोस्टों पर जो भी मैंने आपको बताया है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी पूरी देख लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, ये यहाँ पे बोला गया है। और इसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डेट आपको बताई दी गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको बता देता हूँ, जैसे कि कट ऑफ डेट मतलब ये रहेगा कि आपकी अगर एज देखनी है या क्वालिफिकेशंस देखनी है तो 1 सितंबर तक लास्ट की देखी जाएगी 2023 में। मतलब अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस इस डेट तक है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स, या फिर आपकी एज जो भी लिमिट बोली जा रही है वो अगर इस डेट तक हो रही है जो भी, वही मानी जाएगी। और ये फॉर्म की डेट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपका क्या है कि ई कॉल लेटर, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू कब होगा वो उसकी डेट अभी नहीं आई है, जब भी आएगी आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो वैकेंसीज जैसे मैंने बताई आपको 43। तो अगर रेगुलर पोस्ट की बात करते हैं, पहले हम रेगुलर पोस्ट को डिस्कस करेंगे। फ्रेश रिक्रूटमेंट हो रही है बिल्कुल, मतलब इसमें कोई बैकलॉग रिक्रूटमेंट नहीं है, पहले की वैकेंसियाँ नहीं है। जनरल मैनेजर जो लिया जा रहा है स्केल 7 पे, उसमें आपका जनरल मैनेजर में आपका एक प्रोजेक्ट फाइनेंस रहेगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर, अब प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए डिप्टी जनरल मैनेजर चाहिए होगा। उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर रहेगा इकोनॉमिस्ट में। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं इसकी वैकेंसियाँ क्लियर करता हूँ। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए एक ही कैंडिडेट चाहिए जो कि यूआर कैटेगरी से चाहिए होगा। अब मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो क्या वो इस पर अप्लाई कर सकेगा? अगर वो अप्लाई करता है तो वो एक यूआर के तौर पे लिया जाएगा, उसको कैटेगरी का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से देख पाएंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ की पोस्ट, उसकी भी एक ही वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट को आप यहाँ से देख पाएंगे। टोटल इसका बात करें अगर, तो यहाँ पर रेगुलर पोस्ट की बात करूं मैं तो टोटल यहाँ पे 43 वैकेंसियां हो गई है रेगुलर में। वैकेंसी रिजर्व किसके लिए रहेंगी? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की एक वैकेंसी फिक्स है विजुअली इम्पेयर्ड वाले कैंडिडेट के लिए, यानी कि वो कैंडिडेट या जो ब्लाइंड है या फिर कम दिखने वाला ऐसा कैंडिडेट है जिसको कम दिखता है, तो वो उसके लिए एक वैकेंसी रहेगी। बाकी एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी सबसे पहले ये है कि आपका इंडियन होना जरूरी है। इंडिया नहीं तो दूसरे, अगर आप नेपाल, भूटान इन जगहों के नागरिक हैं और अब इंडिया में आ चुके हैं परमानेंटली और इंडिया में रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप मान लीजिए बुर्मा और श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, इन जगहों से भी अगर आए हैं और इंडिया में रह रहे हैं परमानेंट तौर पर तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ये यहाँ पे लिखा गया, यानी कि इंडिया के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकेंगे। अगर दूसरे कंट्री के अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास इंडिया की नेशनैलिटी होनी जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे एज की, तो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एज है। सपोज मानिए आप अगर जनरल मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो 40 मिनिमम और 55 मैक्सिमम रहेगी। और उसके बाद डेप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट की बात करूँ तो सेम मिनिमम सेम है, इसमें मैक्सिमम भी सेम है। इसके बाद है आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर में, इसमें 32 मिनिमम है, मैक्सिमम 50 है। अगर आप बात करें कि सबसे कम एज वाला ऐसी कौन सी जॉब है जो सबसे कम एज पर ली जा रही है, तो उसमें मैं आपको बताया था, उसमें आपकी ये थर्ड वाली रहेगी। यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है, वैकेंसी है, वो ऐसी वैकेंसी है जो 21 साल के कैंडिडेट को मिल जाएगी और मैक्सिमम इसमें 30 एज जो है जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा जो भी अप्लाई करने वाले होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो 59 ईयर्स के होने वाले होंगे या हो चुके होंगे, तो वो भी अपनी एज कंप्लीशन से पहले इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें उनकी मैक्सिमम एज इतनी आ रही है। अगर बात करें तो 50-60 से ऊपर भी जाएगी ये चीज़। सपोज मानिए आपके, अगर आप SC/ST कैटेगरी से होंगे तो आपकी सेम, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चीफ इकोनॉमिस्ट की जो पोस्ट थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उसकी 62 मैक्सिमम मांगी गई जैसे एज। तो अगर SC/ST से वो कैंडिडेट होगा तो उसकी 67 एज तक भी एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब कि वो 67 एज तक भी उसको लिया जाएगा इस जॉब के लिए। अगर बात करें ओबीसी की, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल मैक्सिमम करी गई है, उसकी अपर एज में बढ़ाई गई है। बाकी आप डिसेबिलिटी से भी देख सकते हैं एज। एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकेंगे, ये एक अच्छी बात है कि एक्स सर्विसमैन भी इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। नोट में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में एक चीज दी गई है, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी चीफ
इकोनॉमिक्स में बताया कि आपकी 5 ईयर एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगी SC ST या किसी रिजर्वेशन में। तो यहाँ पर करेक्शन ये है कि सिर्फ इस पोस्ट के लिए आपकी एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, जैसा कि यहाँ लिख के दिया हुआ है कि इस पोस्ट के लिए कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं हमेशा कि नोट वाले पॉइंट्स को देख लेना एक बार, क्योंकि नोट का मतलब ही होता है इन बातों पर ध्यान दें कि ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए जब आप फॉर्म भरें। अब बात करते हैं चीफ इकोनॉमिस्ट की जो पोस्ट है, उसमें आपकी मास्टर डिग्री चाहिए होगी इकोनॉमिक्स में विद स्पेशलाइजेशन इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो मतलब इस पोस्ट पे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी अगर आप पास हैं इस मास्टर डिग्री, यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ये आपकी दूसरे कंट्री की डिग्री भी यहाँ पे एक्सेप्ट रहेगी। तो आप सोच सकते हैं इस पोस्ट के लिए दूसरे कंट्री की डिग्री भी एक्सेप्ट की जा रही है। आपके यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस, इसमें से किसी में भी हो सकती है, ये डिजायरेबल बोलिए, मतलब इनमें से भी किसी फील्ड में हो सकती है। अब मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एक्सपीरियंस ये है कि कैंडिडेट को जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है उसका 15 ईयर का होना चाहिए, मतलब कि इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस उसको कम से कम चाहिए। एक कमर्शियल बैंक के अंदर या फिर FI रेप्यूटेड रेटिंग एजेंसी या फिर गवर्नमेंट बॉडीज के किसी भी बैंक के अंदर अगर कैंडिडेट ने 15 साल का कम से कम एक्सपीरियंस लिया है काम करके, उसको पता लगा है कि इस पोस्ट पे काम कैसे होता है, क्या क्या करना होता है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकेगा। ये उसकी एक्सपीरियंस वाली क्वालिफिकेशंस रहेंगे। बाकी आप इन पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस में अगर आपको बताऊं तो ग्रेजुएट इन एनी, मतलब कि कोई सी भी ग्रेजुएशन हो सकती है, लेकिन आपका CA करा हुआ होना चाहिए। मतलब कि आपका ग्रेजुएट होना, चाहे वो किसी इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कि आपने अगर BCA करा, BCom करा, BA करा या फिर BTech BE कुछ भी ऐसा बैचलर करा है, उसके साथ साथ आपने अगर CA कर लिया, उसके ग्रेजुएशन के बाद आपने CA चार्टेड अकाउंटेंट करा है, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। मिनिमम आप देख सकते हैं इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बैंक के अंदर, और विच उसमें से आपका 12 साल जो है इन हैंडलिंग क्रेडिट या फिर प्रोजेक्ट फाइनेंस इन बैंक्स के अंदर होना चाहिए। और इसके अलावा 12 साल कम से कम आपको इस जगह होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं ये टोटल 15 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला समय हो जाता है कि भाई अगर 15 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो क्या पोस्ट रही होगी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि अब इतना लंबा एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इस पोस्ट के लिए, तो यानी ये पोस्ट में कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ये आपको पता लग रहा होगा यहाँ से देख के। तो आप इस पूरे को रीड कर सकते हैं CFO की पोस्ट के लिए भी और बाकी पोस्टों के लिए भी। अब यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट थी उसके लिए भी लिखा गया है कि उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिर उनका एक्सपीरियंस कितना चाहिए, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको रीड करेंगे, हम एक एक पोस्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जॉब रोल क्या होगा। तो जॉब रोल एंड प्रोफाइल फॉर रेगुलर पोस्ट, जो कि रेगुलर पोस्ट होंगे। अब देखिए कुछ पोस्ट ऐसे भी है जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब कि एक समय सीमा के लिए ही रहेंगे। सपोज मानिए 1 साल 2 साल जो भी समय सीमा रहेगा उसके हिसाब से उनका काम अलग होगा और रेगुलर पोस्टों का काम अलग होगा। रेगुलर पोस्ट में जैसे कि जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस है, इसमें आपका काम रहेगा प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करना, फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, फिर प्रोजेक्ट असेसमेंट, फिर नेगोशिएशंस, और उसके अलावा ड्राइविंग बिजनेस टारगेट्स पे फोकस करना। उसके बाद आपका हैंडलिंग ऑफ क्रेडिट हैंडल करना, प्रोजेक्ट फाइनेंस एट लार्ज स्केल, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन ऑन क्रेडिट प्रपोजल, प्लेसमेंट ऑफ प्रपोजल इन बैंक्स क्रेडिट कमिटीज, फिर सुपरवाइजिंग, आपको सुपरवाइज करना है और मॉनिटरिंग करनी है क्रेडिट इंस्पेक्शन की, और बाकी सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ऐसे काम भी हो सकते हैं जो आपको समय के समय आपको जो है असाइन किए जाए, आपको दिए जाए। अब स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, मतलब यहाँ पे ये है कि अप्रेजल एंड एनालिसिस ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एंड क्रेडिट इंस्पेक्शन, ये आपकी स्किल है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये काम करना है इस पोस्ट पे तो ये काम पहले आपको आना चाहिए, तभी तो आप उस पोस्ट पे वो काम कर पाएंगे। अब आप बात करें हम DGM की, DGM जो थी आपकी पोस्ट CFO की, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहेगा, जो कि डेप्टी जनरल मैनेजर को कहा जाता है, मतलब 2 नाम है इसके। और इसके अंदर भी आपका जॉब प्रोफाइल दिया गया है कि आपको इसमें क्या क्या काम करना होगा, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट का, और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट का भी यहाँ पे दिया गया है कि उनका क्या क्या काम रहेगा। तो ये सारे काम आप देख सकते हैं यहाँ से।
यहाँ पे रिजर्वेशन लिखे गए हैं कि डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स की जो वैकेंसियाँ थी, जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को मिलेगी, तो उनके लिए लिखा गया है कुछ। अगर डिसेबिलिटी वाले को स्क्राइब को यूज़ करना है एग्जाम कराने के लिए किसी सेकंड पर्सन को, अगर वो एबल नहीं है अपना खुद का एग्जाम करने में, एग्जाम या इंटरव्यू, देखिए स्क्राइब बोला गया है, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, कैंडिडेट हुज राइटिंग स्पीड इज फॉर एनी रीजन कैन यूज देयर ओन स्क्राइब एट देयर ओन कोस्ट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो अब देखिए यहाँ पर एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा इन पोस्ट पर, तो उसके लिए अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट हो तो वो स्क्राइब को यूज़ कर सकता है। आप स्क्राइब मतलब समझते होंगे, अपने खुद के कोस्ट पर अरेंज करना होगा, और बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्कीम ऑफ सिलेक्शन की। तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो ऑनलाइन एग्जाम जो होगा इसमें, इस पोस्ट के लिए, इसमें आपका नेम ऑफ टेस्ट, इसमें आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जैसे कि स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर नॉलेज आएगा। उसके अलावा यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और आपका इंग्लिश के अंदर यहाँ पे लेटर राइटिंग भी आएगा और ऐसे भी आएगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 45 रहेंगे, 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। फिर आप इस तरीके से टोटल देखेंगे तो 200 मार्क्स का ऑल ओवर पेपर है, जो 155 जो है यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ आ रहा है। ये 2 क्वेश्चंस अलग है जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे, लेटर ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग को मिलाकर। इसके बाद अगर मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश का, मेन इंग्लिश लैंग्वेज का, खुद की लैंग्वेज को छोड़ के, जो कि ऐसी लैंग्वेज जैसे कि आप रीजनिंग कहें तो रीजनिंग और बाकी सारा कुछ बायलैंग्वेज रहेगा, 2 लैंग्वेज में रहेगा। बाकी आपका जो इंग्लिश का पार्ट होगा वो इंग्लिश में ही होगा। हर सेक्शन को आपको अलग अलग समय में अटेम्प्ट करके ख़त्म करना होगा। टोटल समय की बात करूँ तो आपका ऐसे वाला जो एग्ज़ाम होगा वो 30 मिनट्स का होगा, और 3 आवर का दूसरा एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं ऐसे और ये सब तो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, यानी आपको डिस्क्राइब करना है एक एक चीज़ सारी उसके बारे में। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ बेस्ड हो जाएगा बाकी सारा एग्ज़ाम। तो ये आपका असिस्टेंट मैनेजर में था जर्नलिस्ट का। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं उनका सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है और एक एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो हो रहा है, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका क्वालिफाई करना जरूरी है, उसमें मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। आपको अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो है, इवैल्यूएशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर इज सब्जेक्ट टू कैंडिडेट अटेंडिंग मिनिमम मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मिनिमम स्कोर इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो भी क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स लाएगा उसी का ऑब्जेक्टिव चेक होगा, और ऑब्जेक्टिव चेक होने के बाद फिर उसको उसके मार्क्स पता लगेंगे ऑब्जेक्टिव वाले के। पेनल्टी अगर रॉन्ग आंसर की बात करें, 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। हर क्वेश्चन करेक्ट करने पर आपको यहाँ पर पेनल्टी जो 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन, अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 0.25 मार्क काटा जाएगा, अगर 2 मार्क का है तो 0.50 मार्क काटा जाएगा हर रॉन्ग आंसर्स पे, जो भी क्वेश्चन का आप रॉन्ग आंसर करते हैं। और कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। कट ऑफ की अगर बताएं तो कट ऑफ मतलब ये होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उसको कट ऑफ कहा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव पास करने वाले का ऑब्जेक्टिव चेक होगा, फिर ऑब्जेक्टिव पास करेंगे जो लोग, उसके लिए कट ऑफ बताएगा ये बैंक, जो अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा, और इसके बाद अगर बात करें तो इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यू पास कर लेगा फिर उसके बाद उसी को जॉब मिल रही होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर जनरल मैनेजर की बात करें तो उनका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ लिखा गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। हर पोस्ट का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है। जैसे मैंने असिस्टेंट मैनेजर का बताया तो उसमें ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, किसी में एग्जाम नहीं हो रहा है, किसी में डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है। तो हर पोस्ट का अलग अलग है। आप अगर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट आपको ये सारे दिखाने पड़ेंगे आपको। एक तो अपना प्रिंट आउट मतलब अपना प्रिंट आउट फॉर्म का दिखाना होगा, साथ में आपको अपना क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और आईडी प्रूफ जैसी चीज़ें दिखानी होंगी जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे होंगे या फिर अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे उस समय पर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा, जितने भी पोस्टों पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था। अब बात करते हैं कि
इमोल्यूमेंट्स मतलब और एंड सर्विस कंडीशंस। अब आप समझ लीजिए कि किस पोस्ट पे कितने पैसे मिल रहे हैं पर मंथ के। सबसे पहले जनरल मैनेजर की पोस्ट पे आप देखें तो यहाँ पे 1,16,120 रुपये से लेके 1,16,120 रुपये से लेके 1,29,000 रुपये आपको मिल रहे होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1,16,000 आपको इन हैंड मिल रहे होंगे जब आप इस पोस्ट पे लगेंगे पर मंथ पे। अगर बात करें जनरल डिप्टी मैनेजर की पोस्ट की तो यहाँ पे 1,04,000 रुपये आपको मिल रहे होंगे और ये मिनिमम है, आपको लगते के साथ ही इतने पैसे मिलने वाले हैं। अगर थर्ड पोस्ट की बात करें तो वो है आपकी असिस्टेंट जनरल यानी कि AGM की, इसमें आपको 89,890 रुपीज़ मिल रहे हैं। और इसी तरीके से आप बात करें तो अगर बात करें कि सबसे कम सैलरी वाली पोस्ट कौन सी है रेगुलर में, तो रेगुलर में 40 ये है आपकी स्केल 1 की असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें एग्जाम लिया जा रहा है और ये आपकी 36,000 मिनिमम आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ की। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में अगर बात करें तो उनकी पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, हर पोस्ट का पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। किसी का 3 साल का है, किसी का 5 साल का बढ़ जाएगा, 3 साल का वो 5 साल भी हो सकता है, वो सब लिखे गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर की यहाँ पे 1,25,000 रुपये उसको पर मंथ मिल रहे होंगे। एप्लीकेशन डेवलपर को 85,000 पर मंथ दिए जाएंगे। सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर को यहाँ पर फिक्स्ड कंपनसेशन मिलेगा जो कि 3,50,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इन केस ऑफ आउट स्टेशन ड्यूटी ट्रैवलिंग एंड हेल्टिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, विल बी एप्लीकेबल टू TEG स्केल सेकंड कैडर IBA स्केल। तो आप इस चीज़ को समझें कि अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग दिया जा रहा है, किसी किसी को फिक्स्ड दिया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो इस पोस्ट पर आपको 3.5 लाख रुपए पर मंथ दिए जा रहे हैं, फिक्स्ड दिए जाएंगे इतने। उसके अलावा आपको अगर दूसरे स्टेशन मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ा किसी काम से तो उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको खर्चा दिया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी दी जा रही हैं। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट का समय भी दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में जैसे बहुत से कैंडिडेट्स अप्लाई करने से पहले सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट खराब है यार एक समय के लिए, बट वो समय भी आपका फिक्स कर दिया जाता है, पहले ही नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि इतना समय रहेगा और आपको तो अपना पर मंथ सैलरी मिल ही रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रही बात HRA और बाकी सब यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और बाकी सारा कुछ, तो वो भी यहाँ पे बैंक ने बोला है कि आपको जिस भी पोस्ट पे एप्लीकेबल रहेगा उस पोस्ट पर दिया जाएगा, वो यहाँ पर दिया गया। अब बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 year द बैंक विच इज एक्सटेंडेबल एट द। अब देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो आपकी MMGS सेकंड की और TEGS 7 की जो यहाँ पे पोस्टें थी आप देख सकते हैं ऊपर नोटिस में, उन पोस्टों को 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। मतलब प्रोबेशन पीरियड वो होता है जिसमें आपका बैंक ये चेक करता है कि आप जिसको हमने रिक्रूट करा है उस कैंडिडेट के खिलाफ कोई इशू तो नहीं था कभी पहले, कोई कोर्ट केसेस क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो या कोई और चीज़ें जो भी गवर्नमेंट ने प्रोबेशन रूल्स के अंदर बनाई गई है उसको आप रीड कर लेना, उसके हिसाब से यहाँ पर रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर का 2 साल का रहेगा, ये आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है। अब देखिए अगर यहां पर आप चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट पे लगेंगे तो आपको 12 दिन जो है आप अपने खुद से 12 दिन की छुट्टियां ले सकते हैं 1 साल के अंदर। ये आप यहाँ पे लिखा गया है कि कौन से पोस्ट पे। नोटिस पीरियड 1 month, सर्विस बॉन्ड और लीव एंटाइटलमेंट, मतलब कि 12 दिन की छुट्टी अगर पूरे साल में कोई लेना चाहे तो सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर भी ले सकते हैं। तो ये वो छुट्टियां हैं, वो हॉलीडेज हैं जो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, वो सब यहाँ दिए गए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो 850 रुपये पे करने होंगे एक अनरिजर्व कैंडिडेट को और 175 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करने हैं एक्सक्लूडिंग। अब देखिए यहाँ पे GST अभी जोड़ी नहीं गई है, GST इसके बाद जुड़ेगी, GST इसके ऊपर जुड़ेगी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। GST आपको पता ही है अलग अलग परसेंटेज वाइज होती है, जॉब में अलग होती है और एसेंशियल चीज़ों में अलग होती है, तो हर चीज़ की अलग अलग GST होती है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा। तो जो कि स्केल 1 की पोस्टें थी उनका एग्ज़ाम जो हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है आपका दिल्ली NCR में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, इन सब जगहों पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। रायपुर, रांची, ये जगहें हैं आप देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट में आ रही हैं कंट्री में, पूरे इंडिया में, तो यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। बाकी ये कुछ पॉइंट इसको रीड कर लेना। फिर
इसके बाद बोला जा रहा है अगर आप राशन कार्ड को एक आईडी प्रूफ के तौर पर दे रहे हैं कि भाई मेरा ये आईडी प्रूफ है राशन कार्ड, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको भूल मत करना। और एक लर्निंग लाइसेंस को भी एक आईडी प्रूफ के तौर पर मत लगाना। ड्राइविंग लाइसेंस को लगा सकते हैं आप, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को, साथ ही आप अपने पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड को भी लगा सकते हैं। बैंक की पासबुक को एक आईडी प्रूफ के तौर पर, आधार कार्ड, इन सब चीज़ों को लगाया जा सकता है एक आईडी प्रूफ के लिए। अब अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये अप्लाई का लिंक रहेगा आपका, यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की मदद से वहाँ पर अपना नाम, जेंडर, फादर नेम और कुछ डिटेल जो मांगे जाएं उसको डाल देना। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करके सबमिट करना। उसके बाद आपका जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, पासवर्ड आप वहाँ से खुद से बना लेंगे अपना, जो भी आपको बनाना हो। उसके बाद जब ये दोनों हो जाएंगे उससे आप लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से। उसके बाद अपना फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे। जब आप फॉर्म भरने की तरफ जाते हैं तो फॉर्म भरते समय आपको अपना फोटो सब अपलोड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे। एंड में फीस पे कर लेना और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना। ये सिंपल प्रोसेस रहेगा इस जॉब पे अप्लाई करने का। और अगर कोई डाउट रहे आपको फोटो और साइन को अपलोड करने के लिए, उनका साइज कंप्रेस ना हो रहा हो या फिर एक्सटेंशन यानी फॉर्मेट जो होते हैं जेपीजी से जेपीईजी या फिर पीडीएफ से जेपीईजी करना ना आता हो, तो आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपको अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे फीस की बात हो गई हमारी, बाकी सारे कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, कोई बोले कि फिजिकल मोड में, अगर आपसे कोई ऐसा बोले फिजिकल मोड में फॉर्म अवेलेबल करा देगा वो, या कोई भी ऐसा बोले, तो आप बिलीव मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, आप खुद से भर सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक की वेबसाइट पे आकर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके लिए, इसको भी आप थोड़ा रीड कर लेना। जनरल इंस्ट्रक्शन को हमेशा पढ़ लिया करिए दोस्तों, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी आपके होते हैं नोटिफिकेशन के अंदर वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए उनको जनरल इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। साथ में वो नोट और ऐसे करके इसीलिए दिया जाता है कि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर डिस्क्लेमर। ई कॉल लेटर किसको कहा जा रहा है, अगर आप जानना चाह रहे हैं तो ई कॉल लेटर आपके एडमिट कार्ड को कहा जा रहा है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपका सेंटर रहेगा, कहाँ आपको एग्जाम देने जाना है, किस समय देने जाना है और कौन से शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसके इंस्ट्रक्शन की क्या ले जाना है एग्जाम में, क्या नहीं ले जाना है, वो सब चीज़ें उस पर दिख जाती हैं आपको, जो कि एग्जाम से हफ्ते भर पीछे ही वो आ रही होती हैं। जैसे कि अगर आपका एग्जाम 10 को है तो 3 को आ जाएगा, 1 को आ जाएगा, इस तरीके से आते हैं एडमिट कार्ड, जिसको हम ई कॉल लेटर यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है। अब ये सर्टिफिकेट किसका है मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म किस चीज़ का फॉर्म है, ये डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट है, जिसको आप देख सकते हैं। ये बता रहा है कैंडिडेट कि उसको ये डिसेबिलिटी है, उसकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। तो ये पूरा रहेगा आपका, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वैकेंसियाँ काफ़ी कम है। अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी नंबर्स मैंने उसको देखे और मेरे को पता लगा कि, लेकिन उस पोस्ट पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मांगा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी पोस्टें होंगी जिसपे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और काफ़ी बढ़िया सर्विसेज के साथ आपको एक अच्छी पोस्ट दी जा रही है और सैलरी दी जा रही है। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा इस टॉपिक के साथ। मैं आपसे मिलूँगा नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।